ओम और भूमि की कहानी मेल्ट माय हार्ट एपिसोड 26। रात का वक्त। महिमा जी मधु को अपने कमरे में लेकर आ गई थी। यह बात बाहर किसी को भी पता नहीं था और शाम को धीरे धीरे यह बातें सभी को फैलने लग गया कि कोठारी मेंशन में एक लड़की आई हुई है और उसे लाने वाला कोई और नहीं बल्कि विराज की मॉम महिमा जी लेकर आई हैं। और यह भी बात आपस में लोग कर रहे थे कि मधु की शादी विराज के साथ होगी। उधर विराज विजडम होटल से ब्लैकबेरी आ गया था। वह अपने काम में बिजी था। उसकी मॉम ने जो कुछ उसे सुनाया था वह सब उसके जहन में बार बार घूम रहा था, पर वह सभी बातों को ज़्यादा न ध्यान देकर वह अपने काम में बिजी था। पर रात को जब उसे पता चला कि उसकी मॉम ने मधु को अपने घर लाकर रखा है, यहाँ तक कि उन्होंने रिश्तेदारी में भी ये फैला दिया कि वह लड़की के साथ शादी करवाएंगी। जब बादल ने उसे ये सब बताया तो वह भी सुनकर शॉक्ड हो गया। वह इस वक्त अपने किंग साइज सोफे पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे का रिएक्शन एकदम अलग हो गया। सारी बातें सुनने के बाद विराज का चेहरे का रंग ही बदल गया, बल्कि वह बहुत ही गुस्से में आ गया था। उसकी मॉम ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, पर वह तुरंत चेयर से उठा नहीं बल्कि बादल को वहाँ से जाने के लिए कह दिया और अपने हाथ को 2 फिंगर से अपने माथे को रब करने लगा। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कि वह बहुत गहरी सोच में डूबा हो। कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा था, पर क्या, यह तो उसे ही पता होगा। इधर कोठारी मेंशन में मधु दोपहर में ही यहाँ आ गई थी। वह खुद को बहुत हिम्मत दे रही थी कि वह विराज का सामना करेगी, पर जो डर उसके अंदर बैठा था वह तो उसे अभी भी डरा रहा था कि बहुत बड़ी गलती करने जा रही। उसने एक थप्पड़ के लिए उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया और आज जब वह उसके घर में आ गई रहने के लिए बगैर उसके इजाज़त के, तो पता नहीं वह क्या करेगा, और साथ ही साथ में उसकी फैमिली को भी। ये सब याद करके मधु के रोंगटे खड़े हो गए थे। दिल और दिमाग दोनों के सवालों के बीच में वो उलझ गई थी। दिल कहता था यह सब गलत है, तू सिर्फ़ और सिर्फ अर्जुन को चाहती है और अर्जुन के सिवाय तुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। तुझे यहाँ हमेशा दर्द मिलेगा। पता है विराज आगे चलकर तेरा क्या हश्र करेगा। तो वहीं दिमाग कहता था ऐसी ज़िंदगी क्या फ़ायदा जब तुझे मौका मिल रहा है अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए और तू अपनी स्वार्थ के लिए पीछे हट रही है। जिसने तेरी ज़िंदगी बर्बाद किया वह खुलेआम घूम रहा है और तू किसी और के साथ अपना घर बसाकर हमेशा के लिए उससे डर डर की ज़िंदगी जीती रहेगी। बिल्कुल नहीं। अगर मौका मिल रहा है तो उसे मौके का फ़ायदा उठा और अपने दुश्मन से लड़। ऐसे ही देखते रात हो गया था, पर उसके दिल और दिमाग उसे सोचने के लिए एकदम मजबूर किए जा रहे थे। रात को जब डिनर करने का वक्त आया तो महिमा जी उसे खाना खाने के लिए उसके कमरे में बुलाने के लिए आ गई। महिमा जी ने इस वक्त उसे गेस्ट रूम में रखा था। वह नहीं चाहती थी कि उसे विराज के कमरे में रखे, क्योंकि उसके यहाँ होते हुए विराज ज़रूर आएगा और उसकी किसी भी चीज़ को उसकी इजाज़त के बगैर किसी ने हाथ लगाया तो वह बर्दाश्त नहीं करेगा, और वह नहीं चाहती थी कि अभी से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसलिए उन्होंने उसे गेस्ट रूम में रख दिया था। मधु इस वक्त कमरे में बैठी थी। वह भी बहुत कुछ सोच रही थी कि अचानक से दरवाज़ा खुलने का आवाज़ आया और आवाज़ से वह चौंक कर दरवाजे की तरफ देखी तो कोई और नहीं बल्कि महिमा जी थी। उसे डिनर करने के लिए बुलाने आई थी। उसे इस तरह डरता हुआ देख महिमा जी चलते हुए उसके पास आई और प्यार से उसके गालों को छूते हुए बोली, क्या हुआ मधु, तुम इतनी डर क्यों गई? कहीं तुम्हें ऐसा लगा विराज आ गया है? महिमा जी इतना बोलकर चुप हो गई, पर मधु कुछ भी बोल नहीं रही थी, क्योंकि सचमुच उसे विराज ही लगा था। अब यह घर उसका है तो वह तो कभी भी आ सकता है। भला वह चैन से कैसे इस घर में रह सकती? मधु खाना खाने से मना कर रही थी, पर महिमा जी उसकी एक न सुनी। उसका हाथ पकड़कर वह डाइनिंग टेबल के पास लेकर आई। इस वक्त फैमिली के सभी सदस्य बैठे हुए थे और महिमा जी ने खुद उसके प्लेट में खाना निकाल कर दी। वह उसे अपनी बेटी की तरह प्यार कर रही थी। दूसरी तरफ गोदरेज मेंशन। रात में भूमि अपने कमरे में बैठे इन 2 दिनों में जो कुछ हुआ था वह सबके बारे में सोच रही थी। उसे भी मधु के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर जो आज महिमा जी ने
की मदद के लिए कदम उठाया उससे उसे अच्छा लग रहा था। और सबसे ज़्यादा उसे खुशी ओम के लिए हो रहा था, क्योंकि ओम ने अपने साथ उन्हें यहाँ लेकर आया। बल्कि उसने उसके साथ रहकर ओम के गुस्से को भी परख ली कि विराज की हरकतों से ओम को अच्छा नहीं लगा। यह सब सोचकर उसे ओम पर और भी प्यार आ रहा था। ओम दोपहर में ऑफिस चला गया था, क्योंकि ऑलरेडी उसके 2 दिन बर्बाद हो चुके थे और वह अपना अब टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। वह ऑफिस के कामकाज में बिजी हो गया, पर अभी तक घर नहीं आया था। भूमि की आंखों में जरा भी नींद नहीं था। वह तो सिर्फ और सिर्फ ओम के बारे में सोचे जा रही थी। ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत गया, पर उसे नींद नहीं आ रहा। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला तो वह अंदर आया। दरवाजे की आवाज़ से भूमि उठकर बैठ गई और ओम को देखकर स्माइल करने लगी। वहीं ओम भी देख सकता था कि भूमि अभी तक जगी है। वह दरवाज़ा बंद करके अंदर आते हुए उससे कहा, तुम अभी तक सोई नहीं? जो सुनकर भूमि ने अपना सिर ना में हिला दी। ओम मुस्कुराते हुए क्लोसेट की तरफ चला गया और अपना कोट उतार कर साइड में रखा और तुरंत वॉशरूम में गया। अब ओम आ गया था तो भला भूमि कैसे सो सकती है। वह उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद जब ओम बाहर आया तो भूमि अभी भी बैठी थी। ओम एक नज़र उसे देखकर बालकनी में चला गया और सिगरेट निकालकर स्मोक करने लगा। अब भूमि भी बालकनी में आ गई और उसके बगल में जाकर खड़ी हुई। ओम उसका हाथ पकड़ते हुए प्यार से बोला, क्या हुआ, आज तुम्हें नींद नहीं आ रहा? जो सुनकर भूमि बोली, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। उसका इतना कहना कि ओम मुस्कुरा दिया और जो उसके हाथ में सिगरेट था वह लास्ट बार स्मोक किया और उसे बुझाकर साइड के डस्टबिन में डाल दिया और उसका हाथ पकड़ के अपने तरफ उसे घुमाया और बड़े प्यार से बोला, क्या हुआ, मुझे मिस कर रही थी? उसकी इतनी प्यारी भरी बातें सुनकर भूमि मुस्कुरा दी और उसको मुस्कुराता देख ओम उसके कमर पर हाथ रख अपने करीब कर लिया और उसे ध्यान से देख रहा था। जो शर्म से उसके चेहरा लाल हुआ था। ओम तुरंत उसे गोद में उठाया और कमरे में लेकर आया। ओम उसे बेड पर लाकर लेटा दिया और खुद उसके बगल में लेटा, बल्कि वह उसके ऊपर आया और उसके होठों पे होठ रख किस करने लगा। भूमि भी उसका साथ दे रही थी। ओम किस करते वक्त उसके कंधे से उसका नाइट गाउन उतारने लगा।
वहीं दूसरी तरफ शीला जी और उनका बेटा रवि, वे दोनों फ्लैट में आ गए थे। यह फ्लैट कोई आम घर की तरह नहीं था, बल्कि लग्जरियस फ्लैट में से एक फ्लैट था। यहाँ सभी चीज़ों की सुविधा थी। रवि तो इस घर को देखता ही रह गया, पर वह भी समझ रहा था कि 1 सालों में उन्होंने कितने सारे घर बदले, पता नहीं उनकी ज़िंदगी और कहाँ किस मोड़ पर जाकर रुकेगी और ऐसे कितने घर बदलने पड़ेंगे, क्योंकि अब रवि भी बड़ा हो रहा था, वह कोई बच्चा नहीं था। ब्लैकबेरी क्लब। विराज को जब से मधु का इन्फॉर्मेशन मिला था, तब से वह बहुत कुछ सोचा, पर घर नहीं गया। वह चाहता तो जा सकता था, पर वह गया नहीं। वह बहुत ही स्लो ड्रिंक कर रहा था और ड्रिंक करते करते उसके चेहरे पर मुस्कान आ गया। यह उसकी मुस्कुराहट कोई कयामत का संकेत दे रहा था, जैसे कि कोई तूफान आने वाला हो। इधर मधु को भी नींद नहीं आ रहा था। उसने अपने कमरे का लाइट भी बंद नहीं की थी। उसे डर था कहीं विराज आ ना जाए। उसकी आंखों के पलकें बिल्कुल भी बंद होने का नाम नहीं ले रही। वह बेड पर लेटी हुई तो थी, पर डर के मारे वह अभी भी सो नहीं पा रही थी। ऐसे देखते देखते आधी रात बीत गया, पर उसे नींद नहीं आया। आफ्टर 1 वीक्स, मधु को कोठारी मेंशन में रहते पूरे 1 हफ्ता बीत गए थे, पर इन 1 हफ्तों में विराज एक बार भी घर नहीं आया, बल्कि महिमा जी ने गार्ड को पता लगाने के लिए कहा, जिससे पता चला कि वह न्यू होटल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उसे भी पता चल गया था कि मधु उसके घर में है, फिर भी वह यहाँ आया नहीं। अगर वह चाहता था तो तब का तब ही आकर उसे बदला लेने लगता, पर उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। अब महिमा जी को ऐसा लगता था कि विराज कुछ करेगा नहीं। वहीं मधु का भी डर काफ़ी हद तक निकल गया था। उसे भी लगता था अगर विराज को कुछ करना होता तो अब तक वह कर लेता, पर शायद वह अपनी माँ से डर रहा है। पर पास्ट को याद करके वह अभी भी डर जाती है। पर मधु घर में कंफर्टेबल होकर रहने लगी थी। वह सभी से घुल मिल गई थी, यहाँ तक कि वह इस घर में रहकर भी अपनी माँ की सारी खबर ले रही थी। उसकी मम्मी और भाई वे दोनों बहुत ही ठीक तरह से फ्लैट में रह रहे थे, क्योंकि यह फ्लैट तो ओम ने दिया था और अब उन्हें किसी भी बात का कोई दिक्कत नहीं था और ना ही उन्हें कोई परेशान कर सकता, क्योंकि उन्हें अगर किसी ने परेशान किया तो उस इंसान को ओम से निपटना पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम हो गया था। मधु घर में छोटे मोटे काम कर रही थी। अब वह अपने भी मन से काम किया करती थी। उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था आज क्या होने वाला है। शाम से रात ढलने को आ गया। रोज़ की तरह सभी लोग बैठकर साथ में डिनर किए। डिनर करने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मधु अपने कमरे में आते ही बेड पर लेट सोने की कोशिश करने लगी और बहुत जल्द उसे नींद भी आ गया। कुछ रात गए उसे अपने शरीर पर किसी के हाथ का महसूस हुआ। वह नींद में अपने हाथ को झटकने की कोशिश कर रही थी, पर कुछ फ़ायदा नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसे जकड़ के रखा है। काफ़ी देर वह स्ट्रगल करने के बाद जब वह थक गई तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसे कोई दिखाई नहीं दिया। जब वह आसपास नज़र घुमाई तो उसे कोई तो दिखाई दिया, पर वह नींद में होने की वजह से उसे धुंधला सा नज़र आ रहा था। पर वह करवट बदलकर अपने पैर के पास देखी तो तब उसे साफ साफ दिखाई देने लगा। यह कोई और नहीं बल्कि विराज बैठा था और उसका हाथ इस वक्त मधु के कमर पर था, जो कि वह काफ़ी देर से फेर रहा था। विराज को देख मधु अपनी आंखें फाड़ के उसे देख रही थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जस्ट उसके बगल में विराज बैठा है। वह भी इतना शांत। वह देख डर के मारे उठ के बैठ गई और अपने पैर खींचने लगी। वह अपने पैर मरोड़ पाती उसके पहले विराज उसके पैरों को पकड़ लिया। मधु को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या रिएक्ट करे। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। वह इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, पर कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि रात गहरी थी और सभी लोग अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। भला उसकी आवाज़ कौन सुन सकता है।
पर जो मेंशन में रात में सर्वेंट अपना काम कर रहे थे, उन्हें तो पता था कि उनका बॉस घर में आ गया है और वह इस वक्त कौन से कमरे में है, ये सभी को पता था, क्योंकि सबने देखा था वह हल्के हल्के कमरे से आवाज़ आ रहा था। जो सर्वेंट बाहर थे वे सब डर के मारे चुपचाप खड़े थे। कोई अपना काम कर रहा था, पर किसी की हिम्मत नहीं कि किसी को जाकर बता दे। कुछ देर बाद मधु की आवाज़ और भी ज़ोर ज़ोर से आने लगा। लगातार उसकी चीखने की आवाज़ आ रही थी। सर्वेंट को भी दुख हो रहा था उसकी आवाज़ सुनकर, पर बेचारे क्या करे। उसमें से एक सर्वेंट ने देखा नहीं गया, जिसके चलते वह अपने मन ही मन सोचा क्यों न जाकर वह बड़ी मालकिन को बता दे। बड़ी मालकिन थोड़ी न सर्वेंट का नाम उसके बॉस को बताएंगी। ये सोचकर वह महिमा जी को उठाने के लिए चला गया। वहीं कमरे में विराज मधु के पैर को कस के पकड़ा था और मधु ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, और जब उसकी आवाज़ विराज के कान में चुभने लगा तो वह उसके पैर को छोड़ा, उसके जबड़े को पकड़ मसलते हुए बोला, बहुत शौक है तुम्हें मेरे घर तक आने का? क्या लगता है तुम्हें मैं मेरे घर में आसानी से एक्सेप्ट कर लूँगा? औकात पता है ना तुम्हें तुम्हारी? विराज ये शब्द बहुत ही गुस्से में बोल रहा था, बल्कि वह अपने मुंह से जहरीली आवाज़ उगल रहा था, जो सुनकर मधु जो चिल्ला रही थी अब वह चुप हो गई। मधु अब डर के मारे एकदम कांप रही थी। उसकी हिम्मत नहीं कर रहा था कि वह रोए, ज़ोर से चिल्लाए, क्योंकि अगर सचमुच उसके मुंह से आवाज़ निकला तो ज़रूर विराज कुछ ऐसा कर देगा जो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आंसू लिए वह उसे ही देख रही थी, बल्कि अपनी नज़रें नीचे झुका ली। मधु अब अपनी नज़रें नीचे झुका ली थी। वह सिर्फ सिसकियां ले रही थी, बल्कि उसे ज़ोर से रोया भी नहीं जा रहा था। वह इतना विराज से डर चुकी थी। वहीं विराज अब कुछ बोलने के बजाय बल्कि उसे गौर से देख रहा था। वह लगातार उसके चेहरे को घूरे जा रहा था। घूरते घूरते अपनी नज़र धीरे धीरे उसके नीचे देखने लगा। रोने की वजह से उसकी नाक आँख लाल हो चुके थे। वह सच में बहुत क्यूट लग रही थी। वैसे विराज उसे डांट लगाने जा रहा था, पर अचानक से वह रुक गया, क्योंकि वह मधु के बहुत करीब था और उसकी मासूम चेहरा देख सकता था, और वह ये भी देख सकता था कि किस तरह वह डरी हुई है। किस करते करते विराज अपना एक हाथ उसके कमर से धीरे धीरे बढ़ाने लगा और उसके ब्रेस्ट तक लाया, बल्कि एक हाथ से उसके ब्रेस्ट को अपने हाथ से सहला रहा था। मधु की धड़कनें धक 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 करने लगा, जो उसकी आवाज़ विराज अच्छे से महसूस कर पा रहा था। बेचारी अपने आप को बहुत शांत कर रही थी, पर डर के वजह से उसकी धड़कनें बिल्कुल भी रुक नहीं रहा था। मधु और विराज दोनों बेड पर बैठे थे, तो विराज ने उसे बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आया, बल्कि वह उसके होंठों को छोड़ उसके कॉलर बोन पर किस करने लगा। उसका हाथ जहाँ तहाँ उसकी बॉडी पर फेरे जा रहा था कि उतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आया, बल्कि धीरे से नहीं, ज़ोर ज़ोर से महिमा जी दरवाज़ा पीट रही थीं। वह तो बिल्कुल भी डर चुकी थी, क्योंकि सर्वेंट ने बताया था कि आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रहा था और अब आवाज़ एकदम बंद हो गया है। अब तो महिमा जी डर के मारे सुन पड़ गई। उन्हें लगा कि उनका बेटा कहीं मधु को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया।
वह यह सब सोचकर और ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही थीं, बल्कि उन्होंने महेश जी को कहा कि जल्दी से दरवाज़ा तोड़वाएं। महेश जी भी एकदम दरवाजे के पास खड़े होकर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोले, विराज, मुझे पता है तुम अंदर हो, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, वरना। अब तो घर के सभी मेंबर इकट्ठा हो गए थे। वहीं महिमा जी का बुरा हाल हो चुका था। उनके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि ज़रूर उनके बेटे ने मधु के साथ कुछ तो गलत कर दिया, इसलिए तो उसकी आवाज़ नहीं आ रहा है। वह लगातार दरवाजे पर अपने हाथ पीट रही थी कि उतने में दरवाज़ा खुल गया और जैसे दरवाज़ा खुला तो सामने विराज खड़ा था, जिसके शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे। को इतना गुस्सा आया कि दांत पीसते हुए झट से उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा दी। उन्होंने जोर से उसे चांटा नहीं मारा था, पर हल्का भी नहीं मारा था। विराज जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रहा, क्योंकि उसे भी पता था कि उसकी मॉम क्या करने वाली हैं, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। महिमा जी गुस्से में उंगली पॉइंट करते हुए आगे बोली, एक नंबर के तुम नीच इंसान हो। क्या हो तुम? एकदम गिरे हुए लो लेवल के इंसान हो और तुम दूसरों को छोटा समझते हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी नीयत सब कुछ छोटी है, समझे? महिमा जी गुस्से में अपने बेटे को भला बुरा सुनाए जा रही थी, तो वहीं उसके डैड को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उनका बेटा सचमुच अब बदतमीज़ी करने पर आ गया है। पहले वह इतना नहीं करता था, पर अब तो उसकी आदतें दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है। उसे बड़ों से किस तरह बात करना है बिल्कुल भी तमीज़ नहीं रहा। वह दूर रहने से एकदम बदतमीज़ हो चुका है। अब तो अपने पेरेंट्स से भी बदतमीज़ी से पेश आने लगा। विराज के पेरेंट्स उस पर चिल्लाए जा रहे थे, तो वहीं विराज गुस्से में फिर से बोला, आपने इस लड़की को मेरे लिए लाया है ना, तो मेरा जो दिल चाहेगा मैं इसके साथ करूँगा। अगर मेरा नाम इसके साथ जुड़ रहा है तो मैं इसके साथ वह सब कुछ करूँगा जिस हक से ये यहाँ रह रही है। वही हक मैं इस पर जताऊंगा। वही महिमा जी विराज के साथ बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसके बगल से होते हुए कमरे के अंदर गई और अंदर जाते उन्होंने देखा कि मधु खड़ी हो अपने दोनों हाथों को आपस में उलझा रही थी और आंखों से उसके आंसू बह रहे थे। महिमा जी उसकी तकलीफ समझ गई, वह कितनी डरी हुई है। बिना कोई सवाल जवाब किए उन्होंने उसका हाथ पकड़ कमरे से बाहर लेकर निकली। वह उसे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि उनका बेटा ज़रूर उसके साथ गलत करेगा। अब तो वह उन्हें भी जवाब देने लगा है, तो उसके साथ क्या करेगा। वही विराज रुका नहीं, वह सीधे सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने कमरे में आ गया और कमरे में आते ही वह फिर से मधु के बारे में सोचने लगा, क्योंकि सचमुच इस बार जब वह उसके करीब आया था, पता नहीं उसे अचानक से क्या हो गया। वह एकदम से उसके करीब जा रहा था, बल्कि एकदम प्यार से उसके साथ ट्रीट कर रहा था। उसके शरीर पर हाथ फेरना, उसके गालों को सहलाना, किस करते वक्त उसके गाल पर कई दफ़ा वह भी हल्के हाथों से हिला रहा था। यह सब वह फील करने लगा था। यह अचानक से उसके साथ यह हुआ था, क्योंकि जब वह उसके साथ पहली बार इंटीमेट हुआ था तो उसे पता था कि वह किस तरह रूडली उसके साथ पेश आ रहा था। पर आज ऐसा उसके दिल और दिमाग में कुछ भी नहीं था, बल्कि वह बड़े प्यार से उसके साथ पेश आने लगा था। हाँ, ये सही है कि वह आया गुस्से में था, पर न जाने अचानक से उसका मन कैसे बदल गया।
विराज यहाँ रुकना नहीं चाहता था क्योंकि वह जानता है कि घर के सभी मेंबर उससे नफरत करने लगे हैं। क्योंकि वह उठा और कमरे से बाहर निकला। बिना किसी के तरफ ध्यान दिए वह मेंशन से बाहर आया और अपने कार में बैठ वहाँ से रवाना हो गया। उसके जाते ही आखिरकार महिमा जी और मधु रिलैक्स हो गई। महिमा जी उसे दूसरे गेस्ट रूम में लेकर गई और उसे बेड पर लेटा उसके सिर को अपने गोद में रख उसके माथे पर हाथ फेर रही थी। मधु सिसकियाँ लिए रोए जा रही थी। महिमा जी कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ उसके दर्द को समझ रही थी। उन्हें मालूम था कि वह इस मुंह से क्या बोले क्या कहे, क्योंकि उन्होंने खुद उसे ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आई थी। पर मधु ने एक बार भी यहाँ से जाने के लिए जिद नहीं की, बल्कि विराज जो कुछ भी उसके साथ कर जाता शायद वह बर्दाश्त करती, पर यहाँ से जाने का एक बार भी उसने जिक्र अपने मुँह से नहीं कर रही थी। महिमा जी आज उसे कमरे से बाहर नहीं निकली, बल्कि ऐसे ही उसके सिर पर हाथ फेरती रही। बहुत देर से ही सही, पर मधु की आंखें बंद हुआ और वह गहरी नींद में सो गई। उसके सोते ही महिमा जी उठी और मधु